Leaf litters decomposes faster than in any other biome, and as a result, the soil surface is often almost bare apart from the tree. Vegetation is largely composed of plant form. They reach up into the canopy viciously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branch of the trees. तो यहाँ पे लीफ जल्दी डिकम्पोज होता है और बाकी दूसरे बायोम से सॉइल सरफेस जो है बेयर रहता है और वेजिटेशन जो है वो कंपोस्ट होता है प्लांट से और वो कैनोपी में पहुँच जाता है, ट्री पे क्लाइम करता है और एपिफाइट ग्रो करता है, रूट होता है ट्री के अपर ब्रांचेस में। दिस इज़ द मोस्ट लाइकली डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये सबसे डिस्क्रिप्शन है। A coniferous forest, the dry deciduous forest, the mangrove forest, the tropical rainforest. D. Option D is correct. The description refers to tropical rainforest or hot, wet equatorial climates. So correct answer क्या है? Rainforest है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट ये बायोम है, डिकम्पोज होता है रैपिडली ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से और टेम्परेचर की वजह से, और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाता है उसकी वजह से। सॉइल सरफेस ऑफन बेयर विद मिनरल लीफ लेटर, ये सॉइल सरफेस जो है वो मिनिमल लीफ लेटर रहता है। They are home to climbing plants, Liliana and amphiphytes plants that grow on trees. तो ये जो है घर है क्लाइंबिंग प्लांट्स के लिए, लिलियाना एपिफाइट्स प्लांट जो ग्रो होता है ट्री में, विच यूज द कैनोपी टू एक्सेस सनलाइट, जो पहुँचता है कैनोपी पे ताकि उसको सनलाइट मिल सके। इस यूनिक प्लांट फॉर्म एंड रैपिड डिकम्पोजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स which are tropical rainforest, मेकिंग इट द हाई डायनामिक्स एंड न्यूट्रिशन एफिशिएंट इकोसिस्टम। ये प्लांट जो है फॉर्म होता है, ये डिकम्पोजिशन में चला जाता है। इसका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है डायनामिक्स देता है, हाईली न्यूट्रिशन एफिशिएंट इकोसिस्टम देता है। तो ऑप्शन ए बी सी इनकरेक्ट है। कॉनिफरस फॉरेस्ट, उसको टाइगा बोलते हैं, आर कैरेक्टराइज बाय कोल्ड क्लाइमेट एंड स्लो डिकम्पोजिशन रेट्स। कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है ठंडा फॉरेस्ट रहता है, ठंडा क्लाइमेट रहता है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो होता है। द लीफ लेटर इन कॉनिफरस फॉरेस्ट डिकम्पोज मोर स्लोली देन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ड्यू टू लोअर टेम्परेचर एंड एसिडिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो जो लीफ जो है ड्राई लीफ कॉनिफरस फॉरेस्ट का वो डिकम्पोज होता है, लेकिन स्लोली डिकम्पोज होता है क्योंकि एक तो टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है और सॉइल का एसिडिक नेचर भी बहुत कम सॉइल जो है एसिडिक रहता है नेचर में और टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो कॉनिफरस फॉरेस्ट में जब भी लीफ डिकम्पोज होता है तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से काफ़ी स्लोली डिकम्पोज होता है। The description of rapid decompositions and bare soil does not match characteristic of coniferous forest. तो जो फास्ट डिकम्पोजिशन होता है मैच नहीं करता है कॉनिफरस फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक को। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट experience dry seasons where many trees sheds their leaves. ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ड्राई सीजन एक्सपीरियंस करता है जहाँ पे ट्री जो है पत्ते गिराते हैं, while leaf dry does decompose. The process is slower due to dry condition. लीफ जो है डिकम्पोज होता है लेकिन वो ड्राई कंडीशन में रहता है, इसलिए उसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। दिस फॉरेस्ट डू नॉट हैव द कॉन्स्टेंट ईयर राउंड डिकम्पोजिशन फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है और डिकम्पोजिशन जो मिलता है वो रेन फॉरेस्ट में मिलता है।
Additionally, the mention of epiphytes and climbing plants is less common in dry deciduous forest. तो एपिफाइट्स और क्लाइंबिंग प्लांट जो है वो ज़्यादा कॉमन नहीं है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में। तो करेक्ट आंसर है डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लीफ जो है वो डिकम्पोज होता है फास्टर रेट में, और उनके जो एपिफाइट्स जो है ट्री के ब्रांच में ग्रो होता है क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से। मैंग्रोव फॉरेस्ट का रीज़न क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल इकोसिस्टम टिपिकली फाउंड इन Mangrove forests are coastal ecosystem typically found in tropical and subtropical region। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है कोस्टल इकोसिस्टम रहता है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ टॉलरेंट प्लांट्स एंड द इंटरटाइडल zones, not by the rapid decomposition of leaf litters। तो ये जो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स और इंटर टाइडल जोन की वजह से कैरेक्टराइज होता है, और ड्राई लीफ जो रहता है उसका डिकम्पोजिशन रैपिड होता है। द सॉइल इन मैंग्रोव फॉरेस्ट इज ऑफन मडी एंड वेजिटेशन अडेप्टेड टू वाटर लॉक्ड कंडीशंस rather than the bare minimum soils and climbing plant describing in the given statements। यहाँ पे सॉइल जो रहता है मैंग्रोव फॉरेस्ट में वो काफ़ी मडी रहता है, वेजिटेशन जो वाटर लॉक कंडीशन में अडेप्ट होता है कंपेयर टू बेयर सॉइल से। तो क्लाइंबिंग प्लांट जो डिस्क्राइब करते हैं स्टेटमेंट को। Consider the following statement। Jet streams occur in the northern hemisphere only। Jet streams या northern hemisphere में होता है। Only some cyclone develops an eye। कुछ ही साइक्लोन जो है वो आई डेवलप करता है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेस देन दैट ऑफ सराउंडिंग। तो जो साइक्लोन का जो आई जो रहता है उसके अंदर का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस कम रहता है बाकी के सराउंडिंग से। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट? फर्स्ट ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 2 ओनली, डी 1 and 3 ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या है? The jet stream is geotropic wind that generally blow jet stream is geostrophic winds that generally blow from west to east across the upper layer of troposphere at the altitude of 2000 to 5000 feet। तो जेट स्ट्रीम जो है वो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स है जो ब्लो होता है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ट्रोपोस्फियर के अपर लेयर में एल्टीट्यूड 20,000 से लेकर 50,000 फीट तक। एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर कोलाइड टू फॉर्म जेट स्ट्रीम्स। एयर मासेस जो अलग अलग टेम्परेचर में टकराता है वो जेट स्ट्रीम फॉर्म करता है। दस location of the jet stream formation is normally characterized by surface temperature। तो जेट स्ट्रीम का जो लोकेशन, जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन का जो लोकेशन है वो कैरेक्टराइज होता है सरफेस टेम्परेचर की वजह से। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट इन बोथ द नॉर्थर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये स्ट्रीम जो है नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। दे टिपिकली फॉर्म नियर द बाउंड्रीज ऑफ मेजर एयर मासेस एंड आर ड्रिवन बाय टेम्परेचर डिफरेंस एंड द अर्थ रोटेशंस। तो ये जेट स्ट्रीम जो है टिपिकली फॉर्म करता है
मेजर एयर मासेस बाउंड्रीज है, और वो अलग अलग टेम्परेचर और अर्थ रोटेशन की वजह से ड्राइव करता है। The polar jet streams and subtropical jet streams are present in both hemispheres. पोलर जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो दोनों हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नॉट ऑल साइक्लोन फॉर्म एन आई, सब साइक्लोन आई को फॉर्म नहीं करता है। द आई इज अ डिस्टेंट फीचर ऑफ वेल डेवलप्ड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में वेल डेवलप आई फॉर्म होता है। In contrast, temperature cyclones do not have an eye because there is no central area where winds and rainfall are calm or inactive. तो यहाँ पे ऑपोजिट में टेम्परेचर साइक्लोन जो है उसमें आई नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एरिया जो है विंड और रेनफॉल वो शांत और इनएक्टिव रहता है। स्टेटमेंट 3 करें। The eye of a tropical cyclone is a calm center with the lowest surface pressure and the warmest air above it. Statement 3 incorrect है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का आई जो है शांत रहता है सेंटर में, और सरफेस प्रेशर कम रहता है, और ऊपर जो गर्म हवा होता है। At about 12 kilometer high, the air in the eye can be 10 degrees Celsius or more warmer than the surrounding air, while at the surface it's only 0 to 2 degrees Celsius. यहाँ 12 किलोमीटर ऊपर आई में जो एयर है वो 10 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है सराउंडिंग से, सरफेस पे, और वो सरफेस पे 0 to 2 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। PW Ulaya super hint for $1. For statement 1, the use of the word only make this statement absolute. तो ये जो वर्ड जो only statement एब्सोल्यूट बनाते हैं। अर्थ इज सिमेट्रिक डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स, और जो सिमेट्रिकली डिवाइड होता है नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर, एंड बोथ हैव सिमिलर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स। दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न सेम रहता है। जेट स्ट्रीम शो एग्जिस्ट इन बोथ हेमिस्फीयर। जेट स्ट्रीम जो होता है एग्जिस्ट करता है दोनों हेमिस्फीयर में। स्टेटमेंट लाइकली फॉल्स। स्टेटमेंट में लाइकली फॉल्स होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है फॉल्स होता है। स्टेटमेंट 3 होता है वो एनाटॉमी देता है, इजी रहता है मैनिपुलेट करने के लिए, लेस या मोर। Why are dew drops not form on the cloudy night? क्यों क्लाउडी नाइट के वक्त ड्यू ड्रॉप फॉर्म नहीं होता? A cloud absorb the radiation released from the earth surface. क्लाउड जो है वो absorb करता है रेडिएशन को जो अर्थ सरफेस से रिलीज होता है। B क्लाउड जो रिफ्लेक्ट करता है अर्थ रेडिएशन पे। C the earth surface could have low temperature on cloudy night. अर्थ सरफेस जो है वो लो टेम्परेचर में रहता है क्लाउडी नाइट में। क्लाउड रिफ्लेक्ट्स द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड। क्लाउड जो है रिफ्लेक्ट करता है विंड को ग्राउंड लेवल में। B dew formation occur when the earth's surface cool down sufficient at night. Moisture ड्यू ड्रॉप फॉर्मेशन होता है अर्थ सरफेस पे, जो अर्थ सरफेस ठंडा होता है, और रात के वक्त मॉइस्चर फॉर्म होता है एयर में। Dew drop occur when Earth's surface cool down sufficiently at night, causing moisture in the air to condense into water droplets on cool surface. Dew drop formation होता है जब अर्थ सरफेस ठंडा हो जाता है, रात के वो मॉइस्चर जो है एयर में वो कंडेंस होता है वाटर ड्रॉपलेट में कूल सरफेस में। On clear night,
The Earth's surface loses heat rapidly through a process called radiative cooling. तो रात के वक्त और सरफेस जो है उसका हीट चला जाता है उस प्रोसेस में और उसको रेडिएटिव कूलिंग बोला जाता है. दिस कूलिंग लोअर द टेम्परेचर ऑफ सरफेस लाइक ग्रास और लीव्स. ये जो कूलिंग जो है सरफेस के टेम्परेचर को कम करता है जैसे कि ग्रास और लीव्स, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू एज द एयर रीचेस इट्स ड्यू पॉइंट. जो ड्यू फॉर्मेशन होता है जब भी हवा जो है वो ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी करेक्ट है. On cloudy night, the situation changes. Cloud act like a blanket reflecting back the infrared radiation heat emitted by the Earth's surface. तो क्लाउडी नाइट के वक्त सिचुएशन बदल जाता है. क्लाउड जो है ब्लैंकेट के जैसा एक्ट करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन से रिफ्लेक्ट होता है जो अर्थ सरफेस रिलीज करता है. प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम से जाना जाता है स्मॉल स्केल में. बिकॉज ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड द अर्थ सरफेस डज नॉट कूल इनफ फॉर ड्यू टू फॉर्म. तो हीट जो है ट्रैप होता है तो अर्थ सरफेस जो ठंडा नहीं होता है और ड्यू जो है फॉर्म होता है. In the South Atlantic and Southeastern Pacific regions in tropical latitude, cyclones do not originate. What is the reason? South Atlantic और Southeastern Pacific region जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में साइक्लोन जो है वहाँ से ओरिजिनेट नहीं करता, उसका रीज़न क्या है? तो साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में साइक्लोन्स आते नहीं हैं क्योंकि ए sea surface temperature are low, B intertropicals convergence zones seldom occur, C Coriolis force too weak, D is absence of land in the region. तो करेक्ट आंसर बी है. बी क्या है? बी है intertropical convergence zone seldom occurs. The South Atlantic और South Eastern Pacific region जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है वहाँ से साइक्लोन्स ओरिजिनेट नहीं होता है. रीज़न ये है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर्स. मतलब जो वहाँ पर साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में जो साइक्लोन के लिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो इतना मतलब आसानी से होता नहीं है, सेल्डमली होता है. तो यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मुश्किल से होता है. अभी ए इनकरेक्ट क्यों है? While cool sea surface temperatures can hinder cyclone formation, there are instances where localized warming, example due to anomalies like El Nino, can occur in these regions. तो यहाँ पर सी सरफेस टेम्परेचर जो है लो वाला ये वाला स्टेटमेंट ए इन गलत इसलिए है क्योंकि ठंडा सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो साइक्लोन फॉर्मेशन से रोकता है. यहाँ पे लोकलाइज्ड वार्मिंग होता है जो काफ़ी एल नीनो के जैसा होता है जो होता है रीजन में. हाउएवर साइक्लोन स्टिल रेयर form suggesting that the low sea surface temperature alone isn't the primary reason. साइक्लोन जो है वो होता नहीं है, फॉर्म होता नहीं है, मुश्किल से फॉर्म होता है. लो सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो प्राइमरी रीज़न नहीं उसका. बी इसीलिए करेक्ट है. इन द साउथ अटलांटिक एंड सदर्न ईस्टर्न पैसिफिक ट्रॉपिकल रीजन द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर और इज वीक एंड डिस्प्लेस. तो यहाँ पर साउथ अटलांटिक या साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ट्रॉपिकल रीजन जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो मुश्किल से होता है, वो कमज़ोर होता है और डिस्प्लेस हो जाता है. द लैक ऑफ परसिस्टेंट कन्वर्जेंस मीन्स दैट देयर इज सफिशिएंट
insufficient atmospheric instability and rising air current needed for cyclone formation. तो यहाँ पर जो कन्वर्जेंस होता नहीं है या कन्वर्जेंस कम होता है, इसका मतलब ये है एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी इनसफिशिएंट है और एयर करंट जो है वो बढ़ता है, उसके लिए साइक्लोन की ज़रूरत है। सी जो है इनकरेक्ट है। द कोरियोलिस फोर्सेस इज इंडेड वीक नियर द इक्वेटर। द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक आर फार इनफ फ्रॉम the equator for the Coriolis force to induce the necessary rotation for cyclone। तो कोरियोलिस जो है वो फोर्स करता है, कमज़ोर होता है इक्वेटर में, लेकिन साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक जो है वो इक्वेटर से दूर रहता है। कोरियोलिस फोर्स के लिए वो साइक्लोन्स के लिए रोटेशन इंड्यूस करता है। साइक्लोन्स frequently form at similar latitude in other ocean basin, example North Atlantic or Northwestern Pacific, so this isn't limiting factor in the region। तो यहाँ पर साइक्लोन जो है वो सेम लैटिट्यूड में फॉर्म होता है दूसरे ओशन बेसिन में। तो नॉर्थ अटलांटिक या फिर नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक जो है ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है इस रीजन में। ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट। साइक्लोन फॉर्म ओवर ओशन, साइक्लोन जो है वो ओशन में फॉर्म होता है ना कि लैंड में। एज रिक्वायर मॉइस्चर हीट फ्रॉम द सी, साइक्लोन जो है वो ओशन में फॉर्म होता है, लैंड में फॉर्म नहीं होता है और सी से मॉइस्चर हीट की ज़रूरत है। The absence of land actually favors cyclone formation as land disrupts and weakens cyclone। तो लैंड एब्सेंट होने की वजह से साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, लैंड डिस्टर्ब करता है और साइक्लोन को वीक करता है। Consider the following statement. The wind which blow between 30 degrees north and 60 degrees south latitude throughout the year are known as westerlies। The wind which blow between 30 degrees north and 60 degrees south latitude throughout the year are known as westerlies। विंड जो है 90 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में होता है, वेस्टरलाइज बोलते हैं। द मॉइस्ट एयर masses that causes winter rain in northwestern region of India are part of westerlies। तो जो मॉइस्ट एयर रहता है, मॉइस्ट एयर का मासेस जो रहता है जिसकी वजह से विंटर रेन होता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इंडिया का, वो वेस्टरलाइज में रहता है। Which of the statement given above is correct? कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? 1 only, 2 only, C both 1 and 2, D is neither 1 nor 2। आंसर इज B, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जनरली द वेस्टर्न लाइज between 30 degree north and 60 degree north and 30 degree south and 60 degree south latitude respectively, not between 30 degree north and 60 degree south latitude। स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। तो मतलब वेस्टर्न लाइज जो होता है वो फ्लो होता है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ तक और 30 डिग्री साउथ से लेकर 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, ठीक है, ना कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक। स्टेटमेंट 2 करेक्ट इसीलिए है। The moist air masses that causes winter rain in the northern western region of the India are indeed part of the westerlies। These are often referred to as western winter disturbance or western disturbance। Statement 2 इसीलिए करेक्ट। The moist air masses that causes winter rain in the northern western region of India are indeed part of the westerlies। मॉइस्ट एयर का मासेस जिसकी वजह से विंटर रेन होता है इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, वो वेस्टर्न लाइट्स का एक हिस्सा है। देयर आर
often referred to as winter disturbance or western lines disturbance, which bring moisture from Mediterranean region, contributing to the winter rainfall in part of India, especially the northwesterns. तो यहाँ पर जो है विंटर डिस्टर्बेंस होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, जो मेडिटेरियन रीजन में मॉइस्चर लेके आता है और वो इंडिया का विंटर रेनफॉल को कंट्रीब्यूट करता है, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट में. तो करेक्ट आंसर इज 2, which is moist air masses that cause winter rain in north and western region of India are a part of westerlies. Moisture air masses जिस वजह से विंटर रेन होता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इंडिया का, वो वेस्टर्नाइज होता है. 2 only. PW only आया सुपर हिट. तो स्टेटमेंट 1, look closely. The range given is asymmetric from 30 degree north to 60 degree south. तो स्टेटमेंट 1 में देखेंगे तो रेंज जो असिमेट्रिकल है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक, क्रॉसिंग बोथ हेमिस्फीयर अनइवनली. तो हेमिस्फीयर जो अनइवनली रहता है. Why would a wind belt show stop at 30 degree north and go all the way to 60 degree south? क्यों विंड बेल्ट जो है रुकता है 30 डिग्री नॉर्थ में और रुक जाता है 60 डिग्री साउथ में? What does then follow the global wind pattern logic, which is typically symmetrical across the equator? तो जो है वो ग्लोबल विंड पैटर्न लॉजिक्स को फॉलो नहीं करता और सिमेट्रिक रहता है इक्वेटर के आसपास. एग्जांपल 30 डिग्री to 60 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर, हेंस स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर में रहता है, नॉर्थर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए स्टेटमेंट 1 फॉल्स है.